नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान अंसार अजीज नदवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन, आज मेरा जो मौजू है वही मौजू इस वक्त हमारे हिंदुस्तान का भी है और बिलखुसूस कांग्रेस पार्टी का भी है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस ने घोटाला नहीं किया, उसने भी किया है। और हालिया बीजेपी हुकूमत जिसने कांग्रेस पर बदउनवानी का धब्बा लगाकर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर तनकीद कर कर के पूरी हिंदुस्तानी आवाम को उल्लू बनाकर जिस गद्दी पर विराजमान हुई है, ये हुकूमत भी वही कर रही है जो पहले कांग्रेस कर चुकी है और जिस पर खुद बीजेपी उस पर इल्जामात लगा चुकी है। घोटाले तो कांग्रेस हुकूमत में भी हुए हैं, इसका कोई भी इंकार नहीं कर सकता। मगर अब की बार बीजेपी हुकूमत कहें या फिर नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है और कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन पार्टियां बीजेपी को राफेल डील को लेकर लथाड़ रही है। वैसे भी 4 वर्षों में तरक्कियात के नाम पर मुल्क में कुछ भी नहीं हुआ है, मगर जो भी हुआ और जो हो रहा है उसके सिर्फ मनफी नताइज ही सामने आ रहे हैं। और जो रिपोर्टें मंजर आम पर लाई जा रही हैं उससे महसूस होता है कि साल 2019 में बीजेपी का आना अब नामुमकिन हो गया है। बरकत नाज़रीन, आइए हम एक चीज पर अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं ताकि एक मामला दूसरे मामले से ना मिले। सबसे पहले हम राफेल डील के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले ये राफेल डील है क्या और किससे कारोबार हुआ, कितना घोटाला हुआ, क्यों इतना हंगामा मचा है वतन अजीज भारत में। नाज़रीन, दरअसल इंडियन एयरफोर्स यानी भारत वायुसेना में के कुछ फाइटर प्लेन पुराने और बोसीदा हो चुके थे, लिहाजा ऐसे में एयरफोर्स ने हुकूमत से 200 से जायद फाइटर प्लेन खरीदने का मुतालबा रखा था। जब एयरफोर्स की जानिब से यह मुतालबा हुकूमत के सामने आया तो उस वक्त यूपीए की हुकूमत थी यानी कांग्रेस की, और मनमोहन सिंह उसके वजीर आजम थे। तो मनमोहन सिंह की हुकूमत ने दुनिया भर की कंपनियों से तफसीलात, इखराजात और दीगर रिपोर्टें मंगवाना शुरू कर दिया। तो बहुत सारी दुनिया भर की कंपनियों से तफसीलात आई। तो बहुत सारी छानबीन के बाद साल 2011 में 2 किस्म के फाइटर प्लेन की नौयत सामने थी। एक था राफेल जिसका तस्करा चल निकला है और दूसरा यूरो फाइटर टाइफून नामी फाइटर प्लेन को शॉर्टलिस्ट किया गया, बहुत सारी जो फहरिस्त आई हुई थी। लिहाजा फिर दोनों के तमाम ऑप्शंस उनके अंदर फराहम करदा ताकत व कुव्वत के साथ दीगर हंगामी टेक्नोलॉजी की छानबीन की गई तो बिलाखिर इन दोनों में से राफेल को फाइनल किया गया, फाइटर प्लेन को, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑप्शंस थे जो हिंदुस्तानी फौज को दरकार थे। तो बिलाखिर 126 राफेल की खरीदारी के लिए सौदा करने की तैयारियां शुरू हुई और मामला तय पाया गया। इसमें से 18 फाइटर प्लेन फौज को हंगामी तौर पर इस्तेमाल के लिए फौरी दरकार थे, यानी हंगामी तौर पर उसी वक्त। बकिया 108 हिंदुस्तान में ही HAL कंपनी के जेर निगरानी बनाए जाने थे। HAL कंपनी यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड वो है जो इस तरह के तैयारे और दीगर हथियारात तैयार करती है, हिंदुस्तान की कंपनी है। इस तरह से HAL कंपनी में रोजगारी के मौके भी फराहम हो जाते और बहुत सारी चीजें सामने आ जाती जो हिंदुस्तान के लिए फायदेमंद थी। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इस तरह से फाइटर प्लेन बनाने से एक तजुर्बे के साथ साथ वो हथियारात के मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक भी हासिल कर सकते थे।
बहरकैफ डील पक्की हुई तो एक फाइटर प्लेन की कीमत 526 करोड़ रुपए तय की गई। 526 करोड़ रुपए एक फाइटर प्लेन की। इसके बाद साल 2014 में ये डील पक्की हुई और इस पर बातचीत ही चल रही थी कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी जी का दौर शुरू हुआ, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और फिर नरेंद्र मोदी जी जैसे ही आए तो वो मेक इन इंडिया का भी उन्होंने नारा लगाया, यानी हिंदुस्तान में आप प्रोडक्ट बनाइए और यहीं से बेचिए वगैरह वगैरह। साल 2015 में यह ऐलान भी करवा दिया गया कि राफेल को लेकर जो डील एचएएल से हुई थी वो बरकरार है, मगर उसके 2 ही दिन बाद यानी 10 अप्रैल 2015 को खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस डील को खत्म करने का ऐलान कर दिया। और फिर 30 जुलाई 2015 को बाकायदा इस डील को रद्द करके यानी यूपीए की डील के मुताबिक 126 की डील को खत्म करके सिर्फ 36 प्लेन को खरीदने का फैसला लिया जाता है। और साथ ही इसी फाइटर प्लेन की कीमत 526 करोड़ के बजाय 1670 करोड़ कर दी जाती है। यानी एक प्लेन को ट्रिपल कीमत पर खरीदने के लिए एनडीए हुकूमत यानी कि नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत राजी हो जाती है। मतलब इसका ये कि एक फाइटर प्लेन की कीमत यूपीए हुकूमत के मुकाबले में डबल नहीं ट्रिपल हो जाती है। यानी जुमला 41,000 करोड़ का चूना हिंदुस्तानी अवाम को लगाया जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी हुकूमत ने यह डील एचएएल कंपनी से निकालकर रिलायंस कंपनी को सौंप देती है, जिसको मोबाइल के टावर तो बनाना आता है मगर फाइटर प्लेन बनाने का उसके पास तजुर्बा नहीं है। लिहाजा इस फैसले के बाद से ही बीजेपी हुकूमत और नरेंद्र मोदी की क़ियादत शक के दायरे में आ जाती है कि इतनी बड़ी डील जो हुई उसको रद्द करने की आखिर वजह क्या है। 126 के बजाय सिर्फ 36 फाइटर प्लेन क्यों खरीदी जा रही है, और फिर एचएएल को छोड़कर अंबानी ग्रुप उनकी कंपनी को क्यों इख्तियार किया गया। इन सवालात के जवाबात को खोजते हुए जाएंगे तो आपको फिर कांग्रेस लीडर सरजेवाला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर इल्जामात आयद किए थे और जो वाकई पूछे जाने वाले सवालात थे उन पर यकीन करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि 126 फाइटर प्लेन जो खरीदे जा रहे थे वो मुल्क की सिक्योरिटी के लिए थे, तो उसकी तादाद घटाकर सिर्फ 36 करने से क्या मुल्क की सिक्योरिटी के साथ समझौता नहीं किया जा रहा, मजाक नहीं किया जा रहा। जब हंगामी हालत में यूपीए हुकूमत में तैयारों को खरीदने की बात हुई थी तो फिर उसकी डिलीवरी यानी उसको लाकर के पेश करने की साल 2022 में होने की बात जो तय हुई है, तो फिर इससे हंगामी डिलीवरी का कहां से मतलब निकलता है। और भी बहुत सारे सवालात हैं नाज़रीन। इसके अलावा यूपीए की हुकूमत में जो डील हुई थी वो ये कि फाइटर प्लेन कुल हथियारों से लैस होंगे और टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफर होगा, जिसको हिंदुस्तान यहां इस्तेमाल करके वैसे ही बकिया फाइटर प्लेन बनाएगा। मगर इसका जिक्र बीजेपी की जो डील हुई है उसमें नहीं है। लिहाजा महसूस होता है कि बीजेपी हुकूमत ने ये राफेल डील जो हुई उसको खत्म करके नए डील के साथ अंबानी को फायदा पहुंचाने के अलावा मुल्क की सिक्योरिटी सिस्टम के साथ समझौता किया है और जुमला 41,000 करोड़ रुपए का घपला किया गया है। जी हाँ नाज़रीन, एक ब्रेक की यहां पर इजाजत दे। ब्रेक की उस पर कुछ और हकाइक आप लोगों के सामने रखने की जसारत करता हूं। ब्रेक की इजाजत। नाज़रीन, इस्तकबाल है सीधी बात खियानों की महफिल में। नाज़रीन, हकीकत यह है कि राफेल डील के बाद के खुलासे ने बीजेपी को पूरी तरह मुल्क के सामने बेनकाब करके रख दिया है उसकी नीयतों कि जो हुकूमतें बदउनवानी को दूर करने के नाम पर इख्तिदार पर विराजमान हुई, आज वही इस बहुत ही बड़े धोखे में फंस गई है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि मोदी इस डील के लिए जाती तौर पर पेरिस गए और वहीं पर राफेल डील हो गई और किसी को इस बात की खबर तक नहीं लगी। पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि वजीर दिफा कहती हैं कि वो राफेल एयरक्राफ्ट खरीद कर रकम का खुलासा करेंगी,
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि घपला हुआ है। मोदी जी खुद पेरिस गए, उन्होंने डील बदली, पूरा मुल्क जानता है। राहुल ने इस मामले में एक बार मीडिया को भी लताड़ते हुए कहा था कि आप लोग सब जानते हो मगर कुछ बोलते नहीं हो, आप लोग दबाव में जी रहे हो। राफेल के मामले को लेकर के रवीश कुमार ने भी अपने ब्लॉग में लिखा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में रजत पंडित की एक रिपोर्ट का खुलासा पेश करते हुए वो लिखते हैं कि यूपीए ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीदने का करार किया था। उसमें से 18 जेट तैयार मिलेंगे और बाकी 108 टेक्निकी मुंतकिली के जरिए हिंदुस्तान में बनेंगे। उसको लेकर मामला रुका रहा और हुकूमत चली गई। जून 2015 में मोदी हुकूमत ने पहले के करारदाद को खत्म कर दिया और नया करारदाद किया कि अब 18 की जगह 36 राफेल तैयारे तैयार हालत में मिलेंगी और उसके लिए टेक्निक की मुंतकिली नहीं होगी, मगर जब एयरफोर्स को जरूरत पड़ेगी तो फ्रांस मदद करेगा। अगर ऐसा है तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि मेक इन इंडिया पर इतना जोर दिया जा रहा है तो टेक्निक को लेकर इंडिया में तैयारे बनाए जाने की डील पर मोदी हुकूमत खामोश क्यों है और करारदाद में तस्करा क्यों नहीं किया गया कि टेक्निक की मुंतकिली होगी? जबकि रजत पंडित ने यह भी लिखा है कि उसके लिए रिलायंस डिफेंस और राफेल बनाने वाली डिसॉल्ट एविएशन कंपनी के दरमियान करार हुआ है। राहुल गांधी का कहना है कि अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए डील रिलायंस कंपनी को 3 गुना ज्यादा की कीमत में दी गई, जबकि रिलायंस को इस फील्ड में तजुर्बा ही नहीं कि वो फाइटर प्लेन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। इसके बावजूद ट्रिपल कीमत पर देना वाकई में एक सवाल पैदा खड़ा कर रहा है। बहरकैफ नाजरीन, हकीकत यह है कि इस पूरे मामले में बीजेपी हुकूमत पूरी तरह से घिर गई है कि इस तरह गिर गई है कि जो अब तक वो जो भी जवाब दे रही है वो काबिल कबूल या हजम होने वाला जवाब नहीं है। नाज़रीन, ये हुई बात राफेल डील की। तो अब आइए हम थोड़ा नोटबंदी, जिसको बीजेपी हुकूमत ने बड़ी शान से कहा था कि उसकी वजह से वो काला धन वापस लाने में कामयाब होगी, तो वो अपने दावे में कहां तक दुरुस्त है। जी हां नाज़रीन, 8 नवंबर 2016 का दिन एक हिंदुस्तानी कैसे भूल सकता है, क्योंकि अचानक उनकी जिंदगी भर की पूंजी को यह कहकर नाकाबिल इस्तेमाल कर दिया गया कि काला धन मुल्क लाने के लिए या बदउनवानी पर रोक लगाने के लिए नए नोटों को लाया जा रहा है, लिहाजा अब 500 और 1000 के वोट नहीं चलेंगे। यानी कि आपकी जिंदगी भर की कमाई हुई पूंजी को अक्सर एक ही रात में बैठ करके उसको खत्म कर दिया गया। अचानक उनकी जिंदगी भर पूंजी को यह कहकर नाकाबिल इस्तेमाल कर दिया गया कि काला धन मुल्क लाने के लिए नए नोटों को लाया जा रहा है, लिहाजा 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। सोचिए तो सही कि ये बात सुनकर कितने मुतवस्सित दर्जे और गरीब लोगों के होश उड़ गए होंगे। नोटबंदी के 2 साल बाद उसकी कामयाबी और नाकामी के बारे में अगर बात की जाए तो हालिया आरबीआई की जानिब से यह बयान काफी है कि नोटबंदी के बाद काला धन पता करने के लिए लगाई गई पाबंदी से कुछ भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 99% रुपये वापस आरबीआई के हवाले हो गए हैं जो पुराने नोट की शक्ल में थे। तो फिर काला धन कहां है? अब अगर कांग्रेस इस दिन को यौम सियाह मनाने का ऐलान करती है तो क्या बुरा करती है, और होना भी चाहिए, क्योंकि इस फैसले से कई गरीबों की जानें गई, कई दिनों तक कतार में खड़े होकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। छोटी छोटी पूंजी लगाकर छोटे छोटे कारखाने लगाने वाले लोग कंगाल हो गए। छोटी सनत और कारखाने वाले अपने कारखाने बनकर के खुद किसी बड़ी कंपनी में काम पर लग गए। एनडीटीवी ने इस सिलसिले में खुसूसी रिपोर्ट शाये की थी, फुर्सत हो तो जरूर जाकर देख लें, उनकी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। तो मिनजुमला तौर पर नोटबंदी से काला धन तो पता नहीं लगा, बैरून ममालिक में मौजूदा धन तो वापस नहीं आया, अलबत्ता गरीब और मुतवस्सित दर्जे के लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी गई।
अच्छे दिन का नारा लगाने वालों ने जीने का शौक ही छीन लिया लोगों से। 1000 करोड़ के करीब सनअतकारों को नुकसान हुआ तो 75 से ज्यादा लोगों की जान गई। और इन कुर्बानियों का नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं सिवाय परेशानी और बेकसूरों की अमवात की। तो भला मुझे बताइए कि अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या मरकजी हुकूमत लेगी? तो नाज़रीन, बात साफ यह है कि नोटबंदी का फैसला मंसूबाबंद नहीं था। यह फैसला भी साल 2019 के इंतखाबात में बीजेपी को लेकर के डूबेगा। नोटबंदी में जिस अंदाज में बीजेपी नाकाम हुई है उसका खेमियाजा 2019 में बीजेपी को भुगतना होगा। राफेल डील का घपला वैसे भी बीजेपी की असलियत को पूरे मुल्क के सामने नंगा कर दिया है। चलिए अब चलते हैं महंगाई की जानिब। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जिस कदर इजाफा होता रहेगा वैसे ही रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में भी इजाफा होगा। चावल, रोटी, दाल, ये सारी चीजें बड़ा आदमी भी खाता है, छोटा आदमी भी खाता है। तो सोचिए कि बिलावजह हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाकर पूरे हिंदुस्तानियों को परेशान कर दिया है और अवाम का गम और गुस्सा महंगाई की वजह से जो सामने आया, अभी एक हफ्ते कबल 10 सितंबर को आप लोगों के सामने आ गया होगा। तकरीबन 18 अपोजिशन पार्टियों ने कांग्रेस के भारत बंद में शामिल हुए और पूरे भारत में महंगाई के मार से परेशान अवाम ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। महंगाई का यह मार नोटबंदी के बाद जीएसटी ने एक नया कानून जो लाया मरकजी हुकूमत की जानिब से, बड़े बड़े कारोबारियों की कमर तोड़ दी और फिर इलेक्ट्रॉनिक समेत मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी पर जीएसटी प्लस टैक्स ने आम आवाम का जीना दोभर कर दिया था। मगर मीडिया को चूंकि लालच का भंग सुगा दिया गया था, लिहाजा उसको हुकूमतों की गलतियों को बताने के बजाय उसकी तारीफ ही करने से फुर्सत नहीं मिलती। तो आम आवाम का दर्द वो कहां से लोगों के सामने शेयर करेगी? तो सोचिए कि हुकूमत की गलतियों पर आखिर कौन निशानदेही करे? भला हो सोशल मीडिया का, उसने बीजेपी हुकूमत की हर तरक्याती मंसूबे का ऑपरेशन किया और उसके हकाइक को लोगों के सामने लाए तो लोगों को पता लगने लगा कि वो 4 साल से अच्छे दिन के चक्कर में सिर्फ ठगे जाते रहे। यहां तक कि ममता बनर्जी ने नोटों की मनसूखी की पहली सालगिरह के मौके पर साफ कहा था कि नोटों की मनसूखी बहुत बड़ा घपला था, उसकी सही जांच की जाए तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि नोटबंदी के आड़ में काले धन को व्हाइट बनाने का मंसूबा बनाया गया था, जिसमें आम आवाम को बलि का बकरा बनाया गया। बैरून मुल्क काला धन होगा तो मुल्क में मौजूद नोटों से उसका क्या लेना देना हो सकता है? नोटों की बंदी से भला बैरून मुल्क और उससे काला धन कैसे वापस आ सकता है? यह सबसे बड़ा सवाल था पूरे हिंदुस्तान में, मगर यहां बीजेपी पूरी तरह जवाब देने से कासिर रही। इसके अलावा भी बैरून ममालिक वजीर आजम के असफार में सैकड़ों करोड़ खर्च हुए, सैकड़ों करोड़। कांग्रेस ने कहा था कि मिस्टर मोदी ने 2014 से 2018 तक 36 दौरे किए, जिसमें 155 दिन बैरून मुल्क रहे। इसमें 38,724 करोड़ सरकारी खजाने से खर्च किए गए। 38,724 करोड़ सरकारी खजाने से सिर्फ दौरों पर खर्च किए गए। अब आप खुद सोचिए कि बैरूनी ममालिक इन असफार से हिंदुस्तानियों को आखिर कितना फायदा पहुंचा होगा। नाज़रीन, इस्तकबाल है सीधी बात खियानू की महफिल में। नाज़रीन, पता है इसके अलावा भी कई शोबों में यह हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। मेरा मतलब मरकजी हुकूमत। ये तरक्कियात के नाम पर हिंदुस्तानियों को ठगे जाने वाला मामला है। खुले अल्फाजों में बताऊं तो लोगों को डिजिटल इंडिया के नाम पर बेवकूफ बनाया गया। हजारों अफराद को रोजगारी देने के नाम पर, मेक इन इंडिया के नाम पर, गंगाई के सफाई के नाम पर, सबका साथ सबका विकास के नाम पर
मॉब लिंचिंग पर खामोशी इख्तियार करके लोगों को बेवकूफ बनाया गया। और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तो पूछिए मत, हर कौमी, रियासती और मकामी सतह के अखबारात में 6 और 5 साल बच्ची से लेकर स्कूल और कॉलेज जाने वाली बच्ची से लेकर शादीशुदा औरतों तक को रेप करने की खबरें हर दिन शाये होती हैं। और ये एक दो नहीं, कई खबरें शाये होती हैं और दिन दहाड़े खवातीन को अगवा करके ले जाया जा रहा है। तो सोचिए कि हुकूमत किस मैदान में कामयाब हुई है। और ऊपर से यह कहना कि 70 सालों में हिंदुस्तान ने कुछ भी तरक्की नहीं की, तो फिर क्या 4 साल में क्या तरक्की हुई? क्या 4 साल में ही बच्चा अपने हाथ में आईफोन इस्तेमाल करने वाला बन गया? नाज़रीन, ये सब झूठ और मक्कारी को छुपाने के लिए पता है इस हुकूमत ने क्या किया? मीडिया पर बेदरीग हुकूमत के खजाने को लुटाया। जी हां नाज़रीन, नोएडा से ताल्लुक रखने वाले एक सामाजिक कारकुन रामवीर तोड़ ने 29 अगस्त साल 2016 को आरटीआई दाखिल करके सवाल किया था कि मरकजी हुकूमत ने इश्तिहारात में कितना खर्च किया। तो पता है जवाब क्या मिला? 100-200 करोड़ नहीं, बल्कि पूरे 11 बिलियन, जी हां पूरे 11 अरब रुपए सरकारी खजाने से मरकजी हुकूमत ने अपनी झूठी शान के लिए, अपने मंसूबों की झूठी शोहरत के लिए अवाम के 11 अरब रुपए मीडिया चैनल्स के मालिकान समेत दीगर इश्तिहारी सोर्सेस, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग, कम्युनिटी रेडियो, इंटरनेट, दूरदर्शन, डिजिटल सिनेमा, प्रोडक्शन और लाइव टेलीकास्ट और एसएमएस के अलावा दीगर अखराजात शामिल हैं, उसमें खर्च किया। गुज़िश्ता 3 सालों में यह हाल है, तो अब 1 साल और उसमें जुड़ गया है, यानी 4 साल मुकम्मल हो गए और 1 साल अभी बाकी है जो इख्तिताम को पहुंच रहा है। और वैसे भी इंतखाबात 2019 का वक्त आ चुका है। तो सोचिए कि इस 1 साल में अवाम का कितना खर्च हो चुका है और अगले दिनों में कितना खर्च होने वाला है। तो ऐसे हालात में सरकारी खजाने भरने के लिए पेट्रोल और डीजल समेत टैक्स, जीएसटी और दीगर शोबों से अवाम का खून नहीं चूसेंगे तो और क्या करेंगे ये लोग? सारी चीजें जानने के बावजूद अब भी हम अंध भक्त बनकर इन्हीं के पीछे भागे जा रहे हैं बेवकूफों की तरह। नाज़रीन, तरक्कियात के नाम पर जो तरक्कियात हुई उसकी एक तस्वीर थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। अब आइए लॉ एंड ऑर्डर की जानिब बढ़ते हैं। इस वक्त भारत का हाल गैर एलानिया एजेंसी की तरह हो गया, इमरजेंसी की तरह हो गया है। माफ कीजिए, एजेंसी कहा मैंने। मीडिया पर कब्जा हो चुका है। जो लोग बोलने की जसारत कर रहे हैं, लिखने की जसारत कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ या उनके पॉलिसी के खिलाफ, अगर खवातीन हो तो रेप की धमकी मिलती है, उनकी औलाद को रेप की धमकी मिलती है। अगर दूसरे मर्द हजरात हो, दूगर कोई हो तो उनसे जान से मारने की धमकी मिलती है, गिरफ्तार करने की धमकी मिलती है। इस खुसूसी पार्टी के गुंडे लोग सोशल मीडिया में सैकड़ों की तादाद में फैले हुए हैं, जो ऐसे सहाफियों को सोशल मीडिया में ट्रोल करते रहते हैं, गालियां बकते रहते हैं। हुकूमत के खिलाफ कोई कुछ बोला कि नहीं, एक जुमला लिखा कि नहीं कि एक मखसूस टीम बनी हुई है जो ऐसे बरसती है जैसे कि उनसे बड़ा देशभक्त दुनिया में नहीं, जबकि रुपयों के जरिए खरीदे हुए दलाल हैं जो हुकूमत की नाकामियों पर अच्छाइयों का पर्दा डालने की कोशिश करते हैं और जो बुराइयां बयान करते हैं उनको गालियां बकते हैं। अभी ताजा मिसाल ले लीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के भीमा कोरे गांव तशद्दुद मामले में नक्सलियों से राब्ते होने का इल्जाम लगाकर 5 मशहूर और मारूफ सामाजिक कारकुनान और आजाद सोच रखने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और दूसरी जानिब बीजेपी पार्टी के सदर अमित शाह कहते हैं कि जब अखलाक का कत्ल हुआ तब भी और नोटबंदी हुई तब भी बीजेपी ही ने जीत दर्ज की थी। यानी कि साफ अल्फाजों में ये इशारे दिए जा रहे थे कि साल 2019 के पार्लिमानी
इंतखाबात और हालिया मध्य प्रदेश, राजस्थान और दीगर रियासतों के असेंबली इंतखाबात में भी तरक्कियात के नाम पर नहीं, अवाम को उल्लू बनाकर और मजहबी समाजी जज्बात भड़काकर जीत दर्ज करेंगे, जैसे अखलाक की मॉब लिंचिंग हुई। क्या बीजेपी के सदर का यही मतलब है कहने का? और होना भी चाहिए, क्योंकि गुज़िश्ता 4 सालों में मॉब लिंचिंग की जो वारदात पेश आई और मॉब लिंचिंग के मुल्जिमीन यानी इंसानियत के कातिलों के साथ जिस तरह बीजेपी के लीडरान खड़े नजर आए, उनके गले में हाथ डालकर उनका इस्तेकबाल करते हुए, तो यही जाहिर होता है कि हिंदुस्तान हिंदू मुसलमानों के दरमियान आग लगाकर ही ये लोग दम लेंगे। और इनकी कोशिशें जारी हैं इस रास्ते में, मगर इसके बावजूद आम आवाम उनको सबक सिखाती हुई आ रही है। अब बीजेपी का हाल ऐसा है कि राजस्थान में यहां के आवाम वसुंधरा राजे की क़ियादत से पूरी तरह बेजार हो चुकी है। गुजरात में पाटीदार समेत कई समाज बीजेपी से कट चुके हैं। जहां जहां भी बल्दियाती हो, मकामी हो, असेंबली इंतखाबात हो रहे हो, वहां बीजेपी को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक में ज्यादा सीटें हासिल करने के बावजूद हुकूमत नहीं बना पाई। हिंदुस्तान के कई समाज हैं जो कभी बीजेपी को वोट नहीं करते, जैसे पाटीदार है, हरियाणा में जाट का एक बहुत बड़ा तबका है, सिख है, ईसाई है, दलित, आदिवासी समेत कई वो हिंदू बरादरी जो सेकुलरिज्म पर विश्वास रखते हैं, बल्कि बहुत ही बड़ा हिंदू का तबका इस वक्त बीजेपी से और उसकी झेली तंजीमों से नाला है। और वो इसकी हकीकत को भी जान चुका है कि जो नारे 2014 में लगाए गए थे वो जुमलेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। इन तमाम हकीकी पसे मंजर के सामने, इन तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए एक सवाल यह रह जाता है कि अभी कुछ रियासतों में आने वाले असेंबली इंतखाबात और साल 2019 के पार्लियामानी इंतखाबात के लिए मुसलमान अपना कोई लाहिए अमल तैयार कर रहा है, या बस ऐसे ही तमाशबीन बनकर के टीवी के चैनल्स को रिमोट के जरिए बदल बदल कर खुश हो रहा है कि ये वारदात फला इलाके में पेश आई, हमारे इलाके में पेश नहीं आई, फला गली में पेश आई और हमारी गली में पेश नहीं आई। हमारा क्या लाइए अमल है? याद रखिए, एक मखसूस पार्टी ने पूरे मुल्क में गुज़िश्ता 70 सालों से इस कौम को सियासत से दूर रखने और उसका इस्तेहसाल करने के लिए उसके जान और माल के साथ साथ उसकी तमाम तरक्याती शोबे, जिसमें सनात और हिरफत के साथ साथ तालीम का भी शोबा मौजूद है, उसका इस्तेमाल करते आ रही है। और आज इस कौम का हाल ऐसा है कि ऐसे चौराहे पर खड़ी हुई है जिसको पता नहीं कि किस रास्ते को इख्तियार करूं, क्योंकि 3 जानिब अपनों की शक्ल में धोखाबाज और मुनाफिकीन हैं, तो एक जानिब खुला हुआ दुश्मन मौजूद है। तो ऐसे में इस कौम का क्या मंसूबा है, यह सोचने की बात है। नाज़रीन, बजुज़ इसके कि किसी बड़ी पार्टी के कांधे पर हाथ रखने के मकामी तमाम छोटे बड़े सियासी लीडरों के लीडरान मिलकर एक मकामी पार्टी का साथ देने का तहैया कर ले, तो फिर उनके वोट नहीं बटेंगे। शर्त यह है कि एक रियासत में एक ही पार्टी चाहिए, वो मरकजी हो या फिर इलाकाई। जो भी फैसला लो वो एक ही पार्टी के तहत सारे के सारे मुसलमान, मसाजिद के अइम्मा, तंजीम के जिम्मेदारान, चाहे वो किसी भी मसालिक और अकाइद से ताल्लुक रखते हो, सियासी पार्टियों के लीडरान फैसला लें। जब मरकजी हुकूमत से तंग आकर अलग अलग जात के लोग अजीम इत्तेहाद में शामिल होने की बात कर रहे हैं, तो फिर मुसलमानों को भी कोई ठोस ऐसा दानिशमंदाना फैसला लेना होगा जिससे वो अपने ही मुल्क में खुद महफूज तस्वुर कर सके। बसूरत दीगर इन 5 सालों में जो देखा कम होगा और अगले साल जो नजर आएगा वो इससे भी खतरनाक होगा। जी हाँ नाज़रीन, सोचिए जरूर। नाज़रीन, वक्त हो चला है। कहते हैं कि जुल्म की टहनी बहुत ज्यादा नहीं फलती, और भारत के जो हालात इस वक्त बने हुए हैं वो वाकई किसी इमरजेंसी से कम नहीं है। मगर इसके बावजूद भारत को फलता फूलता देखना, उसकी तरक्कियात को देखना हर भारतीय दिल से चाहता है, और उसके मन में यही चीज होती है।
ऐसे में कौम समाज के नाम पर बंटवारा करने वाले पहले भी रहे हैं और आज कुछ ज्यादा ही उनकी तादाद हो गई है और मीडिया भी नफरत की इस भट्टी में तेल छिड़क रहा है। ऐसे में एक भारतीय, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, उसका क्या मकसद होना चाहिए, ये असल में सोचने वाला नुक्ता है जिस पर हम भारतीयों को गौर करने की जरूरत है और शिद्दत के साथ। जी हाँ नाज़रीन, सोचिए और अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। देखने के बाद इसकी लिंक दूसरों को भी शेयर करना हरगिज ना भूलें और आप अपने चैनल सीधी बात को जरूर सब्सक्राइब करें।